संप्रभु यानी कि सेवरन, अगर मैं संप्रभु की बात करूं तो सेवरन बच्चे, ठीक है। तो जरा कौन है बताओ जरा इसमें, अरस्तु है, रूसो है, होब है। रूसो की एक पुस्तक पढ़ते हो ना आप, कौन सी पढ़ते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक आप इनकी पुस्तक पढ़ते होगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये किसने कहा था, ये आपको बताना। चलो ठीक है, चलो तो हम बात करें तो किसने कहा था, तो रूसो ने नहीं कहा था। ये कानून जो है संप्रभु का आदेश है, ये कथन जो है जॉन ऑस्टिन का माना जाता है। किसका माना जाता है, ये जॉन ऑस्टिन का माना जाता है, ठीक है। तो ये जो कथन है ये रूसो का नहीं है, अधिकतर बच्चे जो है इसमें रूसो कर रहे हैं, तो रूसो का कथन नहीं है, ये जॉन ऑस्टिन का कथन माना जाता है बच्चे, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन का कथन माना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब याद रखना पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अगले पेज पर होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो आंसर क्या है, मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर इससे नीचे है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन पर है, दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो यहां बात करते हैं, यहां देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा की, तो संविधान सभा का, संविधान सभा, तो संविधान सभा की अगर मैं बात करूं तो इसके जो चुनाव हुए थे, जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, ठीक है। जुलाई अगस्त 1946 में इसके चुनाव हुए। अगर मैं प्रथम बैठक की बात करूं, फर्स्ट बैठक, तो प्रथम जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और जो आप कहोगे कि जो संविधान बना, यानी कि संविधान निर्माण की अगर मैं बात करूं कि संविधान निर्माण जो हुआ, तो संविधान निर्माण की हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो अगर हम इन्हें जो है माइनस करें या इन्हें देखें, समय की कैलकुलेशन करें, तो यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ बैठेगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय बैठेगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें आप जो है सबसे सारे बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी कि इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका आंसर हो गया ए फॉर एप्पल, आंसर हो गया इसका बच्चे, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की बात करता हूं। यहां देखो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्हें संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो आप कहोगे कि जो ये संविधान सभा है, संविधान सभा, संविधान सभा, अगर मैं इसकी फर्स्ट सिटिंग की बात करूं, मान लो फर्स्ट सिटिंग, तो फर्स्ट सिटिंग आपको दिखाई देगी, जो पहली बैठक दिखाई देगी आपको, वो दिखाई देगी 9 दिसंबर 1946 को। और यहाँ एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और उन अस्थायी अध्यक्ष का जो नाम था, अस्थायी अध्यक्ष का, वो कौन थे, तो आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यहां अगर मैं सेकंड सिटिंग देखूं, सेकंड बैठक देखूं, सेकंड सिटिंग, तो सेकंड सिटिंग जो हो रही है वो 11 दिसंबर 1946 को हो रही है, 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ जो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आपने कहा स्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, राजेंद्र प्रसाद को। तो सब आंसर सही कर पा रहे, तीसरे का डी बोल रहे हो आप, डी, यानी कि आपने कहा दिसंबर 1946 में, और दिसंबर 1946 की मैं बात करूं तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो ये क्या होगा, 11 दिसंबर 1946 को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ये क्यों बनाए गए थे, तो आप कहोगे ये बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे जो है बुजुर्ग सदस्य थे, यानी कि सबसे सीनियर थे, इसीलिए जो है इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ चलते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा जो है अंगीकृत कब किया। तो अगर संविधान की मैं बात करूं अंगीकृत की, कि संविधान जो है अंगीकृत कब हुआ, यानी कि एडॉप्ट कब हुआ,
तो संविधान जो अंगीकृत हुआ था, क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था, वो कब हुआ था, तो आपने कहा 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। ठीक है, तो 26 नवंबर को अगर मैं बात करूं तो किस रूप में कहा गया था, पहले उस समय कहा गया था लो डे, विधि दिवस के रूप में कहा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो ये विधि दिवस है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और बिहार में इसे जो है नशा मुक्ति भी मनाते हैं। ठीक है, ये आपने मुझे कल ही बताया। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया था। अगर लागू पूछे कि लागू कब हुआ था, तो अगर मैं पूछूं कि संविधान जो है लागू कब हुआ था पूरी तरह से, तो 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ। लेकिन सीमित रूप से अगर मैं कहूं कि सीमित रूप से लागू हो गया, सीमित रूप से यही लागू हो गया, यही लागू हो गया, लागू हुआ। आपको पता है शायद 15 या 16 आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा 26 नवंबर 1949 की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है संविधान अंगीकृत किया गया बच्चे। ठीक है, अंगीकृत किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां देखते हैं, जो भारतीय संविधान है उसे अपनाया गया, तो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो आप कहोगे किसके द्वारा अपनाया गया था, तो आप कहोगे कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और कैबिनेट मिशन कब माना जाता है, तो 1946 माना जाता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो संविधान सभा का गठन किया गया, क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे वो कितने थे, 389। और 389 में अगर मैं बात करूं तो 292 कहां थे, प्रांतों से थे, 292 प्रांतों से थे, 4 कहां से थे, चीफ कमिश्नरी से थे, और बाकी कितने बचे, 93 कहां से थे, देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से। जो चुनाव हुआ था, चुनाव केवल इनका हुआ था, यानी कि 296 जो है वो इलेक्टेड थे, यानी कि निर्वाचित थे। ठीक है, इलेक्टेड थे यानी कि निर्वाचित थे। तो संविधान जो अपनाया गया वो संविधान सभा के माध्यम से अपनाया गया बच्चे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा A फॉर एप्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन थे, बताओ जरा। हमारी जो संविधान सभा के सलाहकार थे संविधान के, वो सलाहकार कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ जरा, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो किसे माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चल बहुत बढ़िया, आरचू मिश्रा का सबसे पहला आंसर आया। इसमें जो हमारे लीगल एडवाइजर थे इन्हीं को हम लीगल एडवाइजर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हमें, इन्हें ही अपना लीगल एडवाइजर बोलते हैं, यानी कि वैधानिक सलाहकार। तो लीगल एडवाइजर जो हमारे थे वो कौन थे, बी एन राव थे। क्या थे, बेनेगल नरसिंह राव। तो इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। और इन्हीं के प्रारूप पर, इन्हीं ने जो प्रारूप तैयार किया था उसी पर जो है डिस्कशन करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी। तो छठे का सी का आंसर क्या होगा, तो आपने कहा बी एन राव थे। ठीक है, बी एन राव थे। चलो आगे बढ़े, यहां बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ, लागू क्यों हुआ ये आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ, और 26 जनवरी लागू होने का रीजन था 26 जनवरी 1950 को कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के रूप में
मनाया गया। ठीक है, मनाया गया। तो इसीलिए जो हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही कर रहे हैं, यानी कि 7 का सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी कब हुई? तो अभी हमने बताया कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, तो अगर मैं बात करूं इसकी फर्स्ट सिटिंग की बात करूं, यानी कि फर्स्ट सिटिंग तो कब हुई थी? तो आपने कहा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर मैं सेकंड सिटिंग की बात करूं तो आपने कहा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगर थर्ड सिटिंग की मैं बात करूं, थर्ड सिटिंग की, तो थर्ड सिटिंग जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, और अगर लास्ट सिटिंग की बात करूं, तो लास्ट सिटिंग जो हुई थी, अंतिम बैठक जो हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। कौन बनाए थे? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था ये आपको पता है। यहाँ क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था ये भी आपको पता है। और इस दिन जो है कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और यहीं से जो है संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। तो 8 का आंसर क्या होगा? तो पहली बैठक जो आपने कही वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्लियर है बच्चे? बताओ, कहीं भी कोई डाउट हो तो एकदम पूछते हुए चलना। ठीक है, और पूरी तेजी के साथ हम चलेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन प्रावधानों को जो है प्रभावित किया? 26 नवंबर 1949 को तो कौन कौन से प्रावधान ऐसे थे जो लागू हो गया? मतलब क्वेश्चन मिलाकर, कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा, कौन से ऐसे प्रावधान थे जो उसी समय जो है लागू हो गए थे? बताओ जरा, कौन कौन से जो है लागू हो गए थे? चलो, तो अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे नागरिकता के प्रावधान लागू हो गए थे, नागरिकता के भी प्रावधान लागू हो गए थे, निर्वाचन के भी प्रावधान लागू हो गए थे, और जो है अंतरिम संसद के भी प्रावधान लागू हो गए थे। अंतरिम संसद के भी प्रावधान लागू हो गए थे बच्चे। ठीक है, ठीक। तो आपने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस किन उपबंधों को प्रभावित किया गया? तो आपने कहोगे कि राष्ट्रपति की शक्ति नहीं, तो नागरिकता से रिलेटेड, निर्वाचन से रिलेटेड और अंतिम संसद से रिलेटेड प्रावधान जो है लागू हो गए थे। ठीक है, तो प्रावधान लागू हो गए थे बच्चे। चलो, तो आंसर क्या होगा? सी होगा भाई। चलो, तो शायद 15 आर्टिकल थे ना, जो 15 आर्टिकल थे, 16 थे जो बिल्कुल 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, और बाकी जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ठीक है, चलो यह हम बात करते हैं कि संविधान सभा के जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय, तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये सूर्य सेन, तो आपको पता ही है। सूर्य सेन आपको पता है कि ये मास्टरदा के नाम से जानते हैं इन्हें। किस नाम से जानते हैं? मास्टरदा, मास्टरदा। और कौन सा? चिटगांव शस्त्रागार वाले। चिटगांव आपको याद होगा, चिटगांव शस्त्रागार। बहुत पूछते तो मास्टरदा मास्टरदा को आगे। भूला भाई आपने देखा है, आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा इन्होंने लड़ा था लाल किले पे, मुकदमा। ठीक है, के मुंशी। और यहां जो हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल। यानी कि जब भी आपको प्रांतीय शब्द दिखाई दे, प्रांतीय, तो प्रांतीय पर आप आंसर क्या करेंगे? तो पटेल जी करेंगे। क्या करेंगे? पटेल करेंगे। लेकिन अगर जो है शब्द कभी संघीय दिखाई दे, कभी संघीय शब्द दिखाई दे, तो संघीय पे जो आंसर करेंगे वो किसे करेंगे? नेहरू को करेंगे। ठीक है, नेहरू को करेंगे। तो ये याद रखना है। ठीक, तो आपसे प्रांतीय संविधान समिति पूछे कि अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं
किस अधिनियम में इंग्लैंड में जो होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति, बताओ जरा। 1833 का चार्टर एक्ट जो आपको पता होगा, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था, जो विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक की आप बात करोगे तो ये क्या बन गए थे, ये भारत के गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त, व्यापारिक अधिकार या एकाधिकार कहिए, व्यापार अधिकार तो बने रहे, एकाधिकार यानी कि ट्रेड मोनोपोली की अगर मैं बात करूं, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। और जो 1853 का एक्ट है, इसमें क्या हुआ था, तो आपने कहा कि जो सिविल सेवा थी या आईसीएस जो परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विस जो थी, वो अब जो है प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगी। क्या होगी, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगी, यानी कि इसमें जो है कंपटीशन के द्वारा जो है लिए जाएंगे। 1858 का अधिनियम जो है आपको पता है, जो कैनिंग था वो क्या बने, कैनिंग, तो कैनिंग जो है भारत के वायसराय बने, क्या बने, वायसराय बने, ठीक है, वायसराय बने। 1861 का जो भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम है, अगर 1861 की मैं बात करूं तो इससे क्या आया, पोर्टफोलियो सिस्टम आया, क्या आया, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की अगर मैं बात करूं सिस्टम यहां आया, यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है इसी से आई थी, तो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था आई वो इसी से आई भाई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो हमसे जो आंसर पूछा है उसका आंसर क्या है, तो आपने कहा 1853 का चार्टर अधिनियम, तो 1853 का चार्टर अधिनियम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहां बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, और हेबियस कॉर्पस क्या है, जो बंदी है, जो बंद कर रखा उसे जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने की बात है, प्रत्यक्ष रूप से जो है सामने लाने की बात है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा है, 1909 में आपको क्या दिख रहा, 1909 में आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली दिख रही है, क्या दिख रही है, पृथक निर्वाचन प्रणाली दिख रही है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1919 में जो अगर मैं बात करूं तो आपको द्वैध शासन दिख रहा है, डायरकी सिस्टम दिख रहा है, द्वैध शासन, और द्वैध शासन कहां, तो आपने कहा प्रांतों में द्वैध शासन दिख रहा है, प्रांतों में, ठीक है। 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट था, आपको ये पता है कि ये रोलेक्ट एक्ट ऐसा था कि अगर जो है इसमें कोई गिरफ्तार हो गया तो ना अपील, ना अपील, ना वकील, ना वकील और ना दलील, तो ना वकील ना दलील, तो आपको नहीं पता ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहा है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा रोलेक्ट एक्ट होगा, क्या होगा, रोलेक्ट एक्ट होगा बच्चा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। भारत शासन अधिनियम से आपको पता ही है, भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ था कि केंद्र में जो है द्वैध शासन, तो कहां आ गया था केंद्र में, तो आपने कहा केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू हुआ, तो केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट में जो बंद हो गया उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। फिर यहाँ निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार निर्वाचक मंडल, भारत में प्रथम जो निर्वाचक मंडल किया था, अब ये मान लो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से तो पता ही है, वारेन हेस्टिंग्स क्या बने थे, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बने थे। और क्या हुआ था, तो आप देखोगे 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट प्रणाली, आप देखें दोहरी शासन प्रणाली आपको दिखाई दे रही है, दोहरी शासन प्रणाली। और दोहरी शासन प्रणाली कैसे, एक व्यापारिक मामले हो गए, एक व्यापारिक मामले हो गए और एक जो है राजनीतिक मामले हो गए, राजनीतिक कह लो या प्रशासनिक मामले कह लो, प्रशासनिक मामले, ठीक है। जो प्रशासनिक मामले देख रहा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा, और जो व्यापारिक मामले देख रहा
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा है, निदेशक मंडल देख रहा है। ये सारी चीजें पढ़ी हुई है आपने। तो 13 का जो आंसर होगा, जो सी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ये है जो पहली बार निर्वाचक मंडल आया था, उसमें ये आया था जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसी में जो है मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। तो पहली बार जो निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में की गई। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी फॉर डॉग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केसी वियर, प्रोफेसर केसी वियर ने क्या कहा था? तो यहां देखो, जैसे हमारा संविधान है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भारतीय संविधान, अगर मैं बात करूं तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा था? कुछ विद्वानों ने कहा था कि भारतीय संविधान का जो नेचर है वो संघात्मक है। क्या कहा था? संघात्मक है। संघात्मक का मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों को पावर, केंद्र और राज्य दोनों को पावर है, दोनों को पावर है। ठीक। और कुछ विद्वान ने ये कहा, कुछ विद्वान की अगर मैं बात करूं तो कुछ विद्वान ने ये कहा कि एकात्मक है। और एकात्मक का मतलब क्या है? कि पावर केवल केंद्र के पास, पावर केवल केंद्र के पास, केंद्र के पास। और जो ये केसी वियर थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये केसी वियर जो है, केसी वियर, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इसे कि ये जो है अर्ध संघीय है, यानी कि क्वासी फेडरल है। क्या कहा था इन्होंने? क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यानी कि पूरी तरह से ना तो जो है संघीय है, ना ये जो है एकात्मक है, ये तो अर्ध संघीय है। ठीक है, अर्ध संघीय है। तो अर्ध संघीय का मतलब है ना पूरी तरह से जो है एकात्मक, ना पूरी तरह से जो है संघात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इन्होंने कहा था डी, यानी कि अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल कहा था। तो कुछ विद्वान संविधान के नेचर को जो है संघात्मक बताते हैं, कुछ एकात्मक बताते हैं, और कुछ क्या बताते हैं, जैसे केसी वियर है तो बताते हैं कि क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक। इनमें से किस विचार को व्यक्त किया किसने? कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। तो किसने कहा था? तो प्रोफेसर केसी वियर ने कहा था। कहां है प्रोफेसर केसी वियर? ये था, ये। तो प्रोफेसर केसी वियर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अर्ध संघीय है। क्या कहा था? कि अर्ध संघीय है। और अर्ध संघीय का मतलब क्या होता है? यानी कि क्वासी फेडरल की बात कही थी इन्होंने। क्या बात कही थी? क्वासी फेडरल की बात कही थी इन्होंने। ठीक है, क्वासी फेडरल। चलो सही है। तो 15 का आंसर क्या हो गया? तो आपने कहा डी फॉर डॉग हो गया। बताओ जरा, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इसका गलत हो रहा है क्या? अच्छा, दोहरी राजनीति। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 भाई, थैंक यू बच्चे। ठीक है, रुको भाई, रुको। हाँ, मेरे याद आया। यहां अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा। ये बात सही है, ये बात सही है। दोहरी राजनीति की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये कहा था, लेकिन अगर जो है दोहरी राजनीति की तरह बात करूं, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो दोहरी राजनीति के समान जो संघीय कहा था, इन्होंने कहा था। थैंक यू भाई, थैंक यू बच्चे, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। तो दोहरी राजनीति के समान संघीय कहा, के समान संघीय बताया, संघीय बताया। ठीक। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, यानी कि इसका है ना। हाँ, तो इनमें से किसने विचार को व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितने से दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, यानी कि दोहरी राजनीति की तरह? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। इन्होंने कहा था ना पूरी तरह से जो है एकात्मक, ना पूरी तरह से एकात्मक, और ना ही पूरी तरह से संघात्मक, ना ही पूरी तरह से संघात्मक, ना ही पूरी तरह से जो है संघात्मक। इन्होंने ये लाइन कही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्वासी फेडरल कहा था।
क्वासी फेडरल का अर्थ है इन्होंने। ठीक, अब यहां चलते हैं। जो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है वो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का। तो अगर मैं बात करूं 1932, 1935, 1936, तो यहां देखो कि 1935 एक्ट के तहत 1937 में 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए। 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए। तो 1935 के एक्ट के आधार पर हुआ था बच्चे। ठीक है, तो 1935 के एक्ट के आधार पर जो है प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे। तो 1935 के एक्ट के तहत 1937 में 11 प्रांतों के लिए जो है चुनाव करवाए गए। 11 प्रांतों के लिए, ठीक है, 11 प्रांतों के लिए जो है चुनाव हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां बात करते हैं संविधान को 26 जनवरी के दिन जो है लागू करने का रीजन में मनाया था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहोगे लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था, 1929 में। ठीक है, और यहीं जो है आप देखें नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। नेहरू जी अध्यक्ष थे। तो अगर मैं बात करूं लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हो रहा है, नेहरू जी उसके अध्यक्ष हैं। कौन है? नेहरू जी उसके अध्यक्ष हैं। तो उसका रीजन क्या था कि 1930 को जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की जो है बात कही थी कि इसे जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा A4 अखबार। यहां देखो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिला है, तो ईडब्ल्यूएस को कितने परसेंट आरक्षण मिला है? 10% आरक्षण मिला है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर जो है जनरल है उसे 10% जो है आरक्षण का प्रावधान आया है। और ये जो आरक्षण का प्रावधान आया है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा आया था? 103वां है ना, तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। 103वां ही है ना, एक बार कंफर्म करना। 103वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल में बात करूं 115 किलो 6 और एक जो है आर्टिकल 16 किलो 6, इसमें आपको मिलेगा। ठीक, तो एक बार ये बस ये कंफर्म कर दो, जो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था ना ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, जो मुझे याद आ रहा है 103वां ही था, 103 था। उन्नीस में चंद्रा कुमारी सुभाष चंद्र नहीं थे, वो 1939 में थे। 1929 में नेहरू जी थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आरक्षण की तो आप कहोगे अनुच्छेद 15(6) और 15(16)(6) में आरक्षण की बात है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आरक्षण की बात करें तो 15(6) और 10(6) में कितना परसेंट मिला है? 10% आरक्षण मिला है बच्चे। बिहार में 65% रिजर्वेशन किसे कर रहे हैं? ओबीसी को। क्या है जी? ओबीसी को कर रहे हैं। क्या होगा तो जरूर, आज ना होगा तो 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, क्योंकि या तो ओबीसी से जातियों को हटाना पड़ेगा ना। इतनी जातियां हैं, सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन जनसंख्या ओबीसी वर्ग में घुसा रखी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसमें एक लिखा गया है कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता जो लिया गया है वो किससे लिया है? तो आपने कहा कि ब्रिटेन से लिया है। जो रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन जो है, विधि का शासन अगर मैं बात करूं तो यहीं से है। तो आप उसे क्या कह सकते हो? तो विधि का शासन भी बोल सकते हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन। तो कानून के समक्ष जो समानता है वो किस देश के संविधान से ली गई है?
तो वो जो है ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। मुकेश कुमार, टोटल तो मुझे पता नहीं अभी कौन सा संविधान संशोधन हुआ जो महिलाओं वाला हुआ था, ये जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है, ये था लास्ट में, लेकिन इसका मुझे नंबर नहीं पता। आप देख लेना, सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से है। चलो यहां देखो, यदि भारत में एक देश का चुनाव जो है लागू होता है, यानी कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? देखो, तो एक देश एक चुनाव की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संशोधन की आवश्यकता होगी, किसमें जो है संशोधन की आवश्यकता होगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ जरा किसमें होगी? चल, तो अगर हम यहाँ बात करें कि भारत में यदि, देखो भारत में यदि एक चुनाव, तो भाई यहाँ भी जो है, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, राष्ट्रपति शासन में भी होगा, तो आप कह सकते हो इसका आंसर फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो उसमें जो है कई सारे प्रावधानों में जो है चेंज होगा, तो आप कह सकते हो उपरोक्त में से एक से अधिक में चेंज होगा। 83 में भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं दोहरी नागरिकता जो है वो किसका लक्षण है। तो दोहरी नागरिकता अगर मैं देखूं तो संसदीय शासन प्रणाली में तो कैसी मिलती है, एकात्मक मिलती है, तो एकात्मक नागरिकता मिलती है। ठीक है, जिन जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है वहां एकात्मक मिलता है। जो ये संघात्मक शासक होता है, जहां भी संघात्मक शासन होता है, यहाँ दोहरी जो है नागरिकता होती है। क्या होती है? डुअल सिटीजनशिप होती है। तो दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है? दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता किसकी होती है? तो आपने कहा एक देश की और एक राज्य की, एक देश की और एक राज्य की। तो जितने भी जो है संघात्मक हैं, एक राज्य की, जितने भी जो है फेडरल कंट्री हैं, जितने भी संघात्मक व्यवस्था जिनके यहाँ है, वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है बच्चे। तो 21 का आंसर क्या होगा? तो आपने कहा दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघात्मक वाले देशों में होता है। जैसे लाइक एज आप अमेरिका स्विट्जरलैंड चले जाओ, अगर आप जो है आप देखें कि लाइक एज यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, यहां आपको दोहरी नागरिकता के प्रावधान दिखेंगे। ठीक है, और बहुत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सब यहाँ जहां भी संघात्मक व्यवस्था है वहां आपको जो है दोहरी नागरिकता दिखेगी। जम्मू कश्मीर जो राज्य के विभाजन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 कब से लागू हुआ? तो आपने कहा 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। 31 अक्टूबर 2019 से जो है लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। और ये जो जम्मू कश्मीर था वो दो राज्यों में बट गया, सॉरी यूटी में। तो दो यूटी बन गए। एक यूटी कौन सा बना? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर। और दूसरा कौन सा बना? तो आपने कहा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है ना? श्रीनगर है, जम्मू है? एक बार बताना, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ना या जम्मू है? लद्दाख की तो लेह है, लद्दाख की जो है लेह है जी। तो प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, और जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधायिका होगी, लेकिन लद्दाख के पास जो है अपनी कोई विधायिका नहीं है भाई। ठीक है, तो अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो आप कहोगे लद्दाख वाले के पास जो है अपनी कोई विधायिका नहीं होगी। ठीक है, लद्दाख के पास अपनी कोई नहीं होगी। एक बार उसकी राजधानी बताना है जम्मू कश्मीर वाले की। जम्मू कश्मीर की मेरे दिमाग में श्रीनगर है ना? हाँ, श्रीनगर ही है।
ठीक है, श्रीनगर। मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से जम्मू आ रही है, जम्मू। चलो, दोनों है, यानी कि श्रीनगर भी और जम्मू भी है। चलो, तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? जो हमारी न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो बताओ, संविधान पर आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर है, परंपरा पर है। ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, अच्छा, वैसे हो रही है गर्मी में श्रीनगर, ठंडी में जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक। तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। और मेनका गांधी वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की मैं बात करूं तो वहां है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि, अब जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड आप देख लो कौन सी अनुसूची है। अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तो आप कहोगे शपथ। शपथ का मतलब जो है ओथ का प्रावधान है। क्या है? ओथ का। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो आप कहोगे भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार, भूमि सुधार। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो आप कहोगे नगर पालिका या नगरीय प्रशासन। जैसे वहां पंचायती राज है, इसमें नगरीय शासन है, तो नगरीय पंचायती राज कह लो या नगरीय शासन की बात कह लो। ठीक है, इसमें ये है 12वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में क्या है? तो SC ST क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, तो SC ST क्षेत्र का प्रशासन अगर आप देखें तो कहां कहेंगे? तो आप कहेंगे 5वीं अनुसूची में। लेकिन 4 राज्यों के लिए अलग से भी प्रावधान है, 4 राज्यों के लिए अलग से भी प्रावधान है अगर आप बात करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपने कहा भी, यानी कि किस अनुसूची के तहत जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को जो है शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची जो है इसका आंसर होगा बच्चे। ठीक है, तो 24 का आंसर होगा बी भाई। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो 24 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है भारतीय भाषाएं? तो भारतीय भाषा जरा बताओ जरा, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था? तो मूल संविधान में अगर मैं बात करूं, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर जो है एक भाषा जोड़ी कौन से संविधान से? तो 21वें संशोधन से। तो 21वें जो है संशोधन से जो भाषा जोड़ी, उसका नाम क्या है? तो आपने कहा सर सिंधी भाषा है वो, सिंधी। और फिर जो है 71वें संशोधन से जोड़ी, तो 71वें संशोधन से जो भाषा जोड़ी वो कौन सी है? तो आपने कहा +3 है। पढ़ लोगे ना, नमक। नमक तो आपको याद है ना? ठीक है, संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर जो है एक भाषा जोड़ी कौन से संविधान से? तो 21वें संशोधन से। तो 21वें जो है संशोधन से जो भाषा जोड़ी, उसका नाम क्या है? तो आपने कहा सर सिंधी भाषा है वो, सिंधी। और फिर जो है 71वें संशोधन से जोड़ी, तो 71वें संशोधन से जो भाषा जोड़ी वो कौन सी है? तो आपने कहा +3 है। पढ़ लोगे ना, नमक। नमक तो आपको याद है ना? ठीक है, चलो, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये आपको याद होगा। और फिर जो है 92वें संशोधन से देखें, 92वें संशोधन से, तो 92वें संशोधन से कितनी भाषाएं जोड़ी? तो आपने कहा जो है 4 भाषाएं जोड़ी। कितनी जोड़ी? तो आपने कहा 4 भाषाएं जोड़ी। कौन सी? महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। तो महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जोड़ा। यानी कि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। तो ये सारी कौन सी अनुसूची की बात चल रही है? तो आपने कहा ये सारी जो है 8वीं अनुसूची की बात कर रही है, 8वीं अनुसूची की बात कर रही है।
ठीक है, ये 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, यानी कि आंसर क्या होगा यहाँ। 5वें में क्या है, एसटी प्रशासन, एसटी प्रशासन, ठीक है। 6ठे में क्या है, एसटी प्रशासन, लेकिन 4 राज्यों में, एसटी प्रशासन 4 राज्यों में, और वो 4 राज्य कौन से हैं, तो आप जो है मातम कह लो, मातम ये कह लो। तो इसमें मणिपुर नहीं है, बस मेघालय है और जो है असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 7वीं में क्या है, शक्ति विभाजन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्ति का जो है विभाजन है, ठीक है। 3 लिस्ट में शक्तियों को बांट रखा, 3 लिस्ट में जो है शक्तियों को बांट रखा। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का प्रावधान है बच्चों, ठीक है। चलो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय शासन की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है संघीय शासन। तो संघीय शासन क्या होती है, देखो संघीय जो शासन होता है, संघीय शासन एक समझ लेना, संघीय शासन क्या होता है, जिसे फेडरल गवर्नेंस बोलते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर होता है वो कौन होता है, तो आपने कहा एक संविधान होता है, और संविधान क्या कहता है कि वो हर लेवल पर एक सरकार बनाता है। सबसे ऊपर लेवल पर जो होगी वो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार, फिर जो है राज्य सरकार होगी, और फिर जो है स्थानीय सरकार होगी, स्थानीय सरकार, ठीक है। ये हर लेवल पर जो है संघीय शासन व्यवस्था में जो है होती है बच्चे, ठीक है। एक बार, अच्छा 406 कई बार बता दिया बच्चे इसका, तो मैंने यहाँ देखियो कई बार बता लिया। ये जो नमक है ये नेपाली, मणिपुर और कोंकणी है, ये मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो है। तो कौन सी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, मैं से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, तो इसमें क्या है, तो जो संविधान है इसे भी जो है पावर संविधान ही देता है, जो केंद्र की पावर का सोर्स है वो संविधान है, इसे भी जो है पावर जो है संविधान ही देता है, और इसे भी जो पावर है वो संविधान ही सौंपता है, ठीक है। यानी कि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है हर स्तर पर सरकार है, और तीनों ही जितने भी स्तर पर हो, कहीं 2 स्तर पर हो सकती है, कोई 3 स्तर पर, तो हर सरकार के लिए जो पावर ऑफ सोर्स होता है वो संविधान ही होता है, संविधान। एकात्मक में अलग होता है, एकात्मक में सारी पावर केंद्र को सौंपी जाती है और फिर केंद्र के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो आप कहोगे कि केंद्र और राज्यों में समान रूप से जो है शक्तियों का उपयोग होता है, तो आप कहोगे ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित है तो इसे एकात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकात्मक बोलते हैं, यूनिटरी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है तो इसे परिसंघात्मक में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कॉन्फेडरेशन होता है, परिसंघात्मक होता है। तो क्या होता है ये, तो ये परिसंघात्मक होता है बच्चे, ठीक है। चलो, हालांकि ये भी हो सकता है इसमें केंद्र और राज्य जो है शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं, ये ज्यादा ठीक लग रहा संघीय शासन में, क्योंकि संघीय शासन का मतलब राज्य दोनों के मिलजुल कर काम करने से होता है संघीय शासन का मतलब, ठीक है। तो दोनों का जो है आप कह सकते हो दोनों का। और इसमें अगर एक ऑप्शन और हो, अगर मान लो ई हो, तो आप कहें 1 से अधिक, तो फिर आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। तो 1 से अधिक का मतलब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, नहीं भाई, हाँ बिल्कुल, कीर्ति कश्यप भी कह रही है और बच्चे भी कह रहे हैं। यहाँ एक शब्द जो है गड़बड़ कर रहा, समान रूप से, समान रूप से, यहाँ ये गड़बड़ कर रहा, क्योंकि समान रूप से शक्तियां नहीं होती, समान रूप से शक्ति नहीं होती। जो संघ लेवल के काम होते हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सोनम कुमारी भी कह रही है, हाँ बिल्कुल, मैं इस आंसर को चेंज करता हूँ, सही कह रहा हूँ। यहाँ जो एक शब्द आ रहा ना वो बस गड़बड़ कर रहा, वो गड़बड़ क्या कर रहा है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संघीय जो शासन है वो संविधान से ही केंद्र प्राप्त कर रहा है, राज्य प्राप्त कर रहा है और स्थानीय प्राप्त कर रहा है। तो फिर इसका आंसर जो है यही होगा, सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर फिर यही होगा, क्योंकि यहाँ जो एक शब्द है ना कि समान रूप से, अगर हम अपने आप देखें, अपने देश में देखें, तो भाई जो ज्यादातर शक्तियां हैं वो तो केंद्र के पास ही है ना। तो यहाँ जो आंसर होगा ना, यहाँ जो आंसर होगा वो ज्यादातर जो है ये बिलोंग कर रहा है। केंद्र और राज्यों के जो शक्तियां हैं वो किससे प्राप्त होती हैं, तो संविधान से प्राप्त होती है भाई। ये आंसर इसका सही होगा, यानी कि आंसर डी ही होना चाहिए, ठीक है, डी ही होना चाहिए। देखते हैं एक बार जो है उन्होंने क्या माना है, उन्होंने क्या माना, डी ही माना है भाई, ठीक है, डी ही माना है,
ठीक, हाँ डी ही है, कर दिया मैंने, वो समान शक्ति वाला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चल यहां बात करते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है। तो 11वीं अनुसूची में अगर मैं बात करूं इनमें से क्या शामिल नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि 11वीं अनुसूची में अगर मैं बात करूं तो इनमें से क्या नहीं है। 11वीं अनुसूची में अगर मैं बात करूं, जो 11th शेड्यूल है, जो 11वीं शेड्यूल है या अनुसूची है, वो किससे रिलेटेड है? तो आपने कहा ये पंचायती राज से रिलेटेड है। क्या है? पंचायती राज से रिलेटेड है। तो पंचायती शासन से ये रिलेटेड है। और 29 विषयों पर अगर आप देखें, 29 विषयों पर जो है शक्ति है, 29 विषयों पर जो है पंचायतों को सौंपे गए हैं। पंचायतों को काम का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। तो इनमें से कौन सा नहीं? कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो थोड़ा सा कोई नहीं पढ़ता ना पढ़ाते इस लेवल का जो है हम देखें। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे पुस्तकालय है, भाई बिल्कुल पुस्तकालय है, ईंधन और चारा भी है और तकनीकी प्रशिक्षण भी है। कई बार सिलाई का, कंप्यूटर का, कढ़ाई बुनाई का, इनका भी देते हैं। लेकिन जो ग्रामीण खेल है वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो राज्य सरकारों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण खेल की हम बात करें तो वो राज्य सरकारों से हिस्सा होते हैं। तकनीकी परीक्षण होते हैं, पंचायतें खूब अपने यहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं, उन्हें पावर होती है बिल्कुल। ठीक है, ईंधन और चारे से भी रिलेटेड है, लाइब्रेरी भी चलाती हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा लाइब्रेरी चला रही है पंचायतें। तो यहाँ ग्रामीण खेल जो है वो राज्य सरकारें जो है इन्वॉल्व होती है, राज्य सरकारें बच्चे। ठीक है, तो राज्य सरकारें। चलो, तो इसका आंसर जो है राज्य सरकारें होगा। यहां बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में अगर मैं देखूं तो 11वीं अनुसूची का जो है जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक में रखा गया है? तो आपको अभी पढ़ा है ये 29 विषयों को। ठीक है, 29 विषयों को जो है रखा गया है। तो 11वीं अनुसूची के तहत अगर मैं देखें तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो आपने कहा 29 विषयों को जो है रखा गया है। ठीक है, 29 विषयों को रखा गया है। चल आगे बढ़ते हैं। यहां देखो,